आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को इन्वायरमेंट साइंस से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बतला रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी होनी आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि निम्न में से कौन वैश्विक ऊष्मन, याद रखिएगा वैश्विक ऊष्मन वही आपका ग्लोबल वार्मिंग है। इसका मतलब है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे CO2 सबसे प्रमुख है, यदि पूछेगा वैश्विक ऊष्मन के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगी? CO2 आपका सबसे प्रमुख हो जाएगी। लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो नहीं क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है, बाकी जलवाष्प का भी है, मेथेन का भी है। अब क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस जो वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब इसमें से एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, ये तीनों है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, याद रखना है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा होता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये देखिएगा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा। देखिए अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। अब आपको उसमें किस समय कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कई क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में कई तरीके से पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य अवयव है ग्रीन हाउस का, मिथेन भी मुख्य है, ओजोन है, लेकिन प्रोपेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन भी दे रहा है, नहीं वाला शब्द आपको ध्यान में देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। वही बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ऐसा है जो हरित गृह गैस नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ही, CH4 भी है, CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड और N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये आपका नाइट्रोजन जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हरित गृह नहीं आता है। नाइट्रोजन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग या जो है कह सकते हैं गृह हरित जो है गैस में नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो सभी क्वेश्चन लगभग सिमिलरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो रहा है जहां से आपकी परीक्षाओं में दे रहा है। ये देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर देखिए यही क्वेश्चन इसमें रिपीट किया, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर देखिए मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो है, और यहाँ पर दूसरी गैस दे दिया कौन सा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा क्या है? नहीं है। अब ये क्लियर हो गया, मतलब हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग में किसी भी तरह का इसका योगदान नहीं रहता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत है, या प्रदूषण है। इसका मतलब है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं या आपका ये जो जलवायु परिवर्तन एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैस का ही हिस्सा है। वार्मिंग मतलब कि ग्रीन हाउस गैस का ही हिस्सा है, वो आपको समझना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान को वृद्धि भी करती है, मतलब भूमि के तापमान को
वृद्धि करती है वह है कौन सी गैस है जो ऐसा करती है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या मीथेन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। याद रखिएगा मीथेन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? जैसे धान के खेत में होता है, ठीक है, धान के खेत में मीथेन प्राप्त होता है। फिर आपका जो है कोयले की खान में, कोयले की खान, जुगाली करने वाले पशु, जुगाली जो करने वाले पशु हैं, वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु हो गए, ये हो जाएगा, कोयले की खान हो जाएगा और धान का खेत हो जाएगा। तो ये सब जैसे जुगाली करने वाले पशु, कोयले की खान, धान का खेत, इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं गोबर गैस, गोबर गैस में भी ये पाया जाता है मीथेन। इसके अलावा आपका दीमक, दीमक स्थानों पर जहाँ दीमक लगते हैं, इसके अलावा दलदली स्थानों पर पाया जाता है, दलदली स्थानों पर। तो ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये मीथेन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब प्राकृतिक में सबसे बड़ा जो भाग है वो मीथेन का है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैसों में सबसे प्रमुख है, यदि मान लीजिए वायुमंडल में कहेगा तो वायुमंडल में भाई 78% तो आप जानते ही हैं क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों के धुओं या जो है जीवाश्म पदार्थों के जलने से प्राप्त होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, इसमें कौन सा देश सबसे प्रमुख माना जाता है? चीन, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसमें सबसे प्रमुख किसका हिस्सा है? इसमें सबसे प्रमुख वर्तमान में चीन का है, लेकिन चीन बहुत तेजी से जो है इसमें बदलाव भी कर रहा है, मतलब सौर ऊर्जा, नवीनतम ऊर्जा की तरफ वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड पे अमेरिका है, यदि सेकंड कहेगा तो सेकंड पे अमेरिका हो जाएगा। अब आते हैं निम्न में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में कार्बन निगेटिव के रूप में माना गया? तो अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान और नेपाल। इसका मतलब है कि वहां पर 70% क्षेत्र पर अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य है तो जाहिर सी बात है कि 70% क्षेत्र पर अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान में याद रखिएगा कार्बन जो है निगेटिव देश है, मतलब यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अभ्यारण्यों की संख्या क्या है? अधिक है। अभी क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो है +5 का आयोजन कब हुआ था? इसका मतलब है कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1992। इसे हम लोग कहते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। और जब ये 1992 +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 जो है 97 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी +5 यदि होगा वो कब आयोजन हुआ था? 1997 में जो है ये आयोजित हुआ था। और ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? जो 1997 में यदि देखा जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है प्रत्येक जो है 5-5 वर्ष पर आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का लोकार्पित की गई थी। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हुआ था तो उस समय भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2000 में, 2008 में, 2012 में कि 2015 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2008। याद रखिएगा 2008 में प्रथम कार्य योजना जो है प्रारंभ किया गया था। किसके लिए? राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो भी किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? इसका मतलब है कि 8 मिशनों में शामिल नहीं है जो कार्य योजना, जैसे सौर शक्ति, ये नवीनतम ऊर्जा है तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए शामिल है। वनीकरण, पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में लगाना, ये भी शामिल है।
उसके बाद नाभिकीय शक्ति ये नहीं है, क्योंकि ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ये अलग होता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, बल्कि अवशिष्ट पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन करना ये इसका भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण जो है अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो यहाँ पर दे देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स। मतलब कि इससे सूर्य के प्रकाश से जो निकलता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से जो धरती पर आता है, तो उसमें क्या जो है प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन, O3 गैस जो है निकलती है। क्लियर हो गया? अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये जीवाश्म ईंधन के जलने से, पेट्रोल डीजल जो वाहन वगैरह होते हैं उसको जलने से होता है। सल्फर ये जो है पेट्रोलियम शोधन से निकलता है, जैसे पेट्रोलियम शोधन किया जाता है तो सल्फर से ही जो है पेट्रोलियम शोधन। आप देखेंगे सल्फर से ही अम्लीय वर्षा होती है। यदि क्वेश्चन दिया कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोराइड्स। ये छोटे छोटे कण होते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो कौन सा भाग है? जैसे ओजोन परत जहां पे है वह हमारे वायुमंडल का कौन सा भाग है? ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, आयनोस्फीयर। ये देखिए आयन मंडल है, आयन मंडल, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं आयनोस्फीयर। मेसोस्फीयर ये मध्य मंडल का भाग है, मध्य मंडल, मध्य मंडल। और जो ट्रोपोस्फीयर है ये समताप मंडल है, समताप मंडल, मंडल। और जो ट्रोपोस्फीयर है ये क्या हो जाएगा? ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि ओजोन जो परत है ये मुख्यतः किस परत का हिस्सा है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में ही जो है 8 किलोमीटर चौड़ाई पर ओजोन परत है। हालांकि सिंगापुर, आर्कटिका दो जगह जो है कह सकते हैं छिद्र भी हो गया है। अमेरिका में भी जो है उसकी चौड़ाई पतली हो गई है। तो जिससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें हैं सीधे धरती पे आती हैं, उससे हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है और जो है कह सकते हैं कि मोतियाबिंद हो सकता है। दो चीजें इससे हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जैसे ओजोन दिवस जिसको हम लोग कह सकते हैं 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर और जो है 1 मई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को जो है ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में, वनडे की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, ये देखिएगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों के कारण हो सकता है यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखीय कैंसर, त्वची कैंसर। याद रखिएगा मुख में कैंसर जो होता है वो निकोटीन से होता है, मतलब तंबाकू खाने से होता है। ठीक, और मस्तिष्क का जो कैंसर होता है जिसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर ये कोशिका का इकट्ठा होना होता है। और यकृत जो लीवर में जो कैंसर होता है वो भोज्य पदार्थों की वजह से होता है। तो यहाँ पर एक तो यही बचा त्वचा का कैंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो ये होता है या तो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद। इसका मतलब यही दो होते हैं किसके कारण? अल्ट्रावायलेट के कारण, यूवी किरणों के कारण ऐसा संभव होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? मतलब कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जहां पर पौधे जो है जैविक पदार्थ अधिकतम हम लोगों को देखने को मिलता है? तो ऐसा कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या कह सकते हैं कि शीतोष्ण पतझड़ वन या रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो याद रखिएगा जहाँ पर जैविक और वनस्पतिक क्रिया जहाँ पे होती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है, क्योंकि वहाँ पे पौधे भी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत घने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको वर्षा वन आपको ध्यान रखना है, पूरे दिमाग में रखना है कि वर्षा वन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन्वायरमेंट के जितने भी वीडियो हैं आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, और इसमें से यदि पूछा जाए कि सबसे कम जो है जैविक प्रक्रिया कहाँ होगी, तो शीतोष्ण में हो जाएगी, और उष्णकटिबंधीय पतझड़ में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, रेगिस्तानी में थोड़ा सा उससे कम होगी। लेकिन देखिए पहले पर ये हो जाएगा, दूसरे पर ये हो जाएगा, तीसरे पर ये हो जाएगा, चौथे पर, जहाँ पे ठंड होता है वहाँ पे जैव विविधता भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे आर्कटिका पर आप जाते हैं, जो है नॉर्थ ध्रुव पर जाते हैं, इन सब पे जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे शीतोष्ण मानसून देखे जाते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम होती है। जो शुद्ध प्राथमिक उत्पाद होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, उष्ण कटिबंधीय वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में, या उष्ण कटिबंधीय जो है सवाना वाले क्षेत्र में, जहाँ पर कह रहा है कि सबसे कम जो है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देखिए शीतोष्ण। मैं बार बार कह रहा हूँ जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय वन वाले में नहीं। यहाँ पर देखिए जो घास प्रदेश है, मतलब ठंड इतना ज़्यादा है कि छोटे छोटे घास उगाए हैं, वहाँ पर प्राथमिक उत्पादक सबसे कम होता है। मतलब वहाँ पे जो जीव जंतु पर्यावरण की संख्या बहुत कम होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक में जीव जंतु पर्यावरण शाकाहारी जितने भी हैं ये प्रथम उत्पादक में आते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। मालवा पठार, पूर्वी पश्चिम घाट, या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन की एक विशेषता होती है, ये विशेषता होती है कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाए जाते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाए जाते हैं, वहाँ पर ये वन उगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम घाट। जानते हैं पश्चिम घाट को भारतीय जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी बोला गया है, हॉट स्पॉट। इसका मतलब है कि हॉट स्पॉट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है जैव विविधता बहुत बड़े मात्रा में जो है पाए जाते हैं। बहुत बड़े मात्रा में जैव विविधता जो पाए जाते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, पश्चिम घाट पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से इसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर निम्न में से सदाबहार वनस्पतियाँ इसी क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। यदि पूछेगा कि 200 सेंटीमीटर से वर्षा कहाँ पर, जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां जो पाई जाती हैं वो भारत में किस स्थान पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे काजीरंगा हो गया, साइलेंट वैली हो गया, सुंदरवन हो गया, या हिमालय का तराई क्षेत्र हो गया। तो इसका सही आंसर मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। तो यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वो क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। और ये कहाँ पे है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और यदि हम लोग देखें साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये कहाँ पे है, केरल में है, केरल में है। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है, असम में काजीरंगा उद्यान पाया जाता है। हिमालय का तराई क्षेत्र, मतलब हिमालय का जो तराई क्षेत्र होता है, उत्तर भारत का मैदान होता है, उत्तर भारत का मैदान। तो ये सभी क्षेत्र जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सुंदरवन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़े जो है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र हैं। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण यहीं पे होता है, गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे ऐसा होता है, लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा नदी करती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पर देखिए कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद वर्षा, मतलब वहां पे कह सकते हैं पतझड़ होता है, उसे पर्णपाती वन कहते हैं। ये कहाँ पर सबसे बड़े क्षेत्र का विस्तार हमको देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में दे सकता है। तो इसका अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्णपाती का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो एशिया महाद्वीप। हालांकि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में भी सबसे आगे है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। मतलब इनमें से आपको एक ऐसा भी राज्य ढूंढना है जिसका 80% से ज्यादा क्षेत्रफल पर, मतलब यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन पूछ रहा है। तो ये देखिए जब ऐसे प्रतिशत पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा वन किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास
सबसे है, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत है, ये देखिएगा सर्वाधिक प्रतिशत। अब वही यदि मान लीजिए पूछ देता है क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा किसके पास है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा वन है। इसके पास कुल क्षेत्रफल का 33% ही वन है, लेकिन वह वन बहुत बड़े जो है क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक बनाता है। तो वनाच्छादित क्षेत्र जो सर्वाधिक बनाता है, तो ये कहना क्या चाहता है, पहले हमको ये समझना है। मध्य प्रदेश जो है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम, यदि ऐसी बात करता है तो यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण करता है, तो ये कौन सा, जैसे ये देखिए ये वनाच्छादित, ये क्या कर रहा है क्षेत्रफल, मतलब बड़े क्षेत्रफल का निर्माण, वो भी वनों का। तो अभी आपको बताया गया ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़े जो है वन का निर्माण करता है, क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पे हालांकि महाराष्ट्र भी है, थर्ड पर छत्तीसगढ़ है जहाँ पे सबसे बड़े वन का क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब वृक्षादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान में, या पश्चिमी तट पर, या पूर्वी तट पर। ऐसा क्षेत्र हमें कहाँ पर मिलता है, तो वृक्षादित मतलब अधिक संख्या में वृक्ष, तो इसका पूर्वी दक्कन जो महाराष्ट्र का जो पश्चिम घाट के, देखिए पश्चिम तट दिया है, पश्चिम घाट वाले जो क्षेत्र है, तो पूर्वी दक्कन में आप बहुत घने वन देखेंगे, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जो है यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, मतलब कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। फिर हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किए इसी के बाद। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1972 में। और वहीं यदि पूछ दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, देखिए यहाँ पर 1986 की बात करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये 1986 की बात करता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। फिर इसके बाद आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं तक है, और ऐसे ही आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। आप यदि इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कह सकते हैं कि ऐसे वीडियो हम प्रत्येक दिन डालते रहते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। अंत तक बने रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।